हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हालचाल हैं आपके? बढ़िया हैं। आज हम कवर करेंगे लास्ट सेशन केस स्टडी का, जो कि आपका चैप्टर 2 का। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की केस स्टडी। डोंट वरी, आपको हर चैप्टर की केस स्टडीज़ के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मिलेगा और एक अच्छी अप्रोच मिलेगी। और बस आप उस अप्रोच को सीख जाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और बच्चों आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ पाएँ। चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, केस स्टडी से पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फाइनली साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया। Which technique of scientific management is follow here and what will be the benefit? पहले तो भाई ये बता दो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टेक्निक है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है और उसके बेनिफिट क्या हैं, और फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल है जिसका यहाँ वायलेशन हो रहा है, मतलब उसका तो उल्लंघन कर रहे हैं और साइंटिफिक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ये दो चीज़ें बतानी है। अब देखते हैं कैसे। एनिग्मा कूलर्स, ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है। ओके, दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ दी वर्कर। भाई सबसे पहली बात होती है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ओके, फॉर दिस डे हैव चॉक आउट दी प्लान, उन्होंने एक प्लान भी बनाया है। दे विल बी हायरिंग ऑपरेशनल मैनेजर। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशनल मैनेजर बनाएंगे। ऑपरेशन मैनेजर किस लेवल पर काम करते हैं? लोअर लेवल पर। तो एक हमें पॉइंट नज़र आया यहाँ कि भाई लोअर लेवल पर काम करते हैं। ओके, who to work at the lower level, ठीक है। they have decided to keep 8 managers। अब आप ये बताइए, लोअर लेवल पर काम करने वाले ऑपरेशन मैनेजर जिनको आप हायर कर रहे हैं, और वो भी कितने? 8। ये ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन मैनेजर हैं और वो भी नंबर क्या है उनका? 8। और उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हर एक सिंगल वर्कर के ऊपर 8 मैनेजर होंगे। मतलब ये बेचारा एक बंदा, एक वर्कर, इतने सारे उसके ऊपर 8 मैनेजर। ये रहे। अब बेचारा वो तो मर जाएगा भैया, 8 मैनेजर हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, 8 मैनेजर की सुननी पड़ेगी। यहाँ तो एक का सुनना काफ़ी नहीं होता, एक का सुनना इतना ज़्यादा पड़ता है। अब यहाँ 8 मैनेजर के लिए बोल रहे हैं कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने लोअर लेवल पर ऑपरेशन मैनेजर अपॉइंट किए हैं जो कि 8 हैं, और हर वर्कर के लिए 8 मैनेजर रखे जाएंगे। इसका मतलब क्या है भाई? हर वर्कर मतलब 8 को रिपोर्ट करेगा और 8 से कमांड भी सुनेगा। तो इसमें ऐसा कौन सा हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल आ रहा है, याद करो, जहां आपका एक सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर होना चाहिए, वहां इन्होंने 8 रख दिए हैं। इसका मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों जो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है? वो है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर नहीं है, इतने सारे सुपीरियर हैं। इसका मतलब जो सबसे पहले समझ में आया, जो इन्होंने पूछा था कि भाई फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि यहाँ कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कोई एक पर्सन नहीं, 8 हैं। अब दूसरा बताओ भाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक नज़र आई? सोचो। पहली चीज़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। ओके, इसी को करने के लिए ऑपरेशन मैनेजर अपॉइंट किए गए, वो भी 8। ठीक है। अब आप बताओ ऐसा कब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में? जब हम लोअर लेवल पर 8 मैनेजर अपॉइंट करते हैं। लोअर लेवल पर सुपरवाइज़र होते हैं, फॉरमैन होते हैं और आपके ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। तो जब 8 फॉरमैन को आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसमें याद करो ऐसी कौन सी टेक्निक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप 8 लोगों को लगा रहे हैं लोअर लेवल पर। वो है आपकी बच्चों फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्योंकि फंक्शनल फॉरमैनशिप में हम क्या करते थे, एक प्लानिंग के लिए अलग और प्रोडक्शन के लिए अलग, 4 मैनेजर इसमें, 4 इसमें। लेकिन ये सारे जो फंक्शंस के बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं, एक प्लान, एक प्रोडक्शन। प्लान के लिए 4 मैनेजर, प्रोडक्शन के लिए और 4 मैनेजर, इस तरीके से 8 मैनेजर का ग्रुप बनता था। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ समझ में आ गई कि टेक्निक भैया कौन सी फॉलो हुई? फंक्शनल फॉरमैनशिप। और ये यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ वॉयलेट किया जा रहा है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिफिक टेक्निक, यहाँ भी बात किसकी की है? साइंटिफिक टेक्निक की। जब तक लिखा नहीं होगा साइंटिफिक, जब तक आप मानेंगे कि भाई फ्यूल की बात हो रही है। अगर मेंशन किया गया तो मान लीजिए साइंटिफिक उसकी बात हो रही है, FWT की। तो विच साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड हियर?
तो आपको उसके 3 एडवांटेज भी बताने हैं। पहले ये बता दो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं उसमें से कोई एक है, और अगर आपको पता चल जाए तो उसके 3 एडवांटेज लिख दो। बहुत ईजी है। चलो भाई क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ABCDEF लिमिटेड है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मार्केट लीडर बनेंगे वाटर बॉटल्स सोल्ड करने में। मतलब वाटर बॉटल जो सोल्ड करेंगे तो उसमें वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। ओके, उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो सभी डिपार्टमेंट्स का ख्याल भी रखेगी, और टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक स्टैंडर्ड भी सेट करेगी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का, परचेज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग तक। इसका मतलब एक कंपनी थी जिसने अपना ये टारगेट रखा कि भाई वाटर बॉटल्स मैं बनाऊंगी बहुत बड़े लेवल पर, उसमें लीडर बनना चाहती हूँ। तो ये लीडर बनने के लिए उन्होंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स को भी साथ में लेके चलेंगे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो हर चीज़ का, फ्रॉम परचेजिंग दी रॉ मटेरियल टू प्रोसेसिंग इट एंड देन पैकेजिंग इट। इसका मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको बनाने तक, बनाने का जब वो माल तैयार हो जाएगा उसको पैकेजिंग करने तक। तो ये पूरा आपने क्या क्या इस प्रोसेस को उन्होंने ये बोला कि टॉप मैनेजमेंट में कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। तो इसमें आपको क्या ऐसा पॉइंट नज़र आया जो हाईलाइटेड था, बताओ। पहली चीज़ को टारगेट अचीव करना है, लीडर बनना है, और इस लीडर को बनने के लिए टॉप मैनेजमेंट एक इनिशिएटिव ले रहा है जो कि है स्टैंडर्ड सेट करना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। इसका मतलब स्टैंडर्ड यहाँ मेन पॉइंट है जो ये हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करेगा। और ऐसी कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक भी इसमें स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, याद करो, वो है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन। FW टेलर ने ये बोला था कि आप कोई भी चीज़ हो उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब एक सेट कर दो कि भाई स्पेसिफिकली इसकी ये क्वांटिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, ये इसमें ये फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए। तब क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को बार बार आपको बताने की नीड नहीं है कि भाई ये तूने गलत बना दिया या ये ऐसा होता है, नहीं, आपने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन के एडवांटेज बताने थे कि वही मैन और मशीन उनके परफॉर्मेंस में भी स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। मटेरियल की क्या क्वालिटी हो, इसमें भी स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। क्वालिटी आप क्या डिमांड करें उसका स्टैंडर्ड सेट करो। एक बर्गर से क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड सेट करो। मशीन है, मशीन के थ्रू स्टैंडर्ड साइज़, जो आप चीज़ बना रहे हैं, जो कंपोनेंट्स होंगे उनका भी स्टैंडर्ड सेट करो। तो इस तरीके से हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करने से ये एडवांटेज होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब भाई इसे देखकर डरना मत, ये दिखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दी अबव केस। ओके, 3 टाइप्स ऑफ दिस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड एबव। मतलब मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, और ये भी बोल रहे हैं कि 3 कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ हाईलाइट हुए हैं। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, मतलब 3 कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं जो आप पता करने की कोशिश कर लो। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करें। पैराग्राफ के बेसिस पर या पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो और उस बेसिस पर आप उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, इस तरीके से करके कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स इनोवेटिव आइडियाज़ एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वर्किंग। इन्होंने ये बोला जो ये कंपनी है ना, इसने इतनी स्ट्रेंथ जो गेन की है ना, वो इस वजह से की है ताकि क्योंकि उसके बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, नए नए आइडियाज़, और साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करता है। ओके भाई, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई इनोवेटिव आइडिया साइंटिफिक अप्रोच वो अप्लाई करता है। 10 years back the organization went through a revolution। 10 साल पहले जो ये इंडस्ट्री थी, ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसने सारी चीज़ों में मतलब रिवॉल्यूशन लेकर आया था। क्या, ऑल दी ऑपरेशन एंड दी एक्टिविटीज वर प्रॉपरली नोटिस। सारे ऑपरेशन और एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही थी उनको नोटिस किया गया, और एक स्टैंडर्ड टाइम जो लिया जाता है एक काम को परफॉर्म करने में उसे नोट किया गया। मतलब पहले तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको देखा गया कि भाई क्या क्या काम एक वर्कर कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर टाइम कितना लग रहा है वो उन्होंने लिख लिया। तो पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने क्या किया कि ये जो कंपनी है ना, जो इतनी मशहूर है ना, वो इस वजह से है क्योंकि उसकी इनोवेटिव आइडिया साइंटिफिक अप्रोच। इससे पहले मुझे ये चीज़ तो पता चल गई कि ये कहीं ना कहीं हेनरी फ्यूल के बजाय साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करती है। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गई इससे, क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करती है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात हो रही है। अब आगे बढ़े, तब इन्होंने कहा कि 10 साल पहले उन्होंने नई चीज़ें लेकर आए थे। कैसे? उन्होंने कहा जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको नोटिस किया कि क्या क्या काम हो रहा है, और काम लिखने के बाद उन्होंने देखा कि उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। तो दिस टुक अ फ्यू मंथ, कई सारे महीने लगे ये चीज़ें करने में। लेकिन अब कंपनी ने could find out the amount of worker required and number of days, but now company can find out the number of workers and number of days to be involved in various manufacturing process। इसका मतलब ये है, उन्होंने बोला 10 साल पहले हम ये चीज़ लेकर आए थे कि जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती थी उन्हें भी नोट करते थे और उसको कितना समय लगता है ये भी लिखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब कंपनी उस चीज़ को करते करते इतनी मतलब एबल हो गई है कि वो जानती है कि किस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए और कितने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। भाई अगर आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो पहले आपको समझ नहीं आता कि इतना बड़ा चैप्टर आप कितने टाइम लेंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ को नोट करते चले जाते हैं कि भाई मुझे इतने पेज पढ़ने में इतना टाइम लगा, इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगा, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो वही चीज़ कंपनी ने की। अब आगे क्या हुआ, 1 साल बाद उन्होंने मूव किया अनदर लेवल पर बाई कंसिडरिंग स्ट्रेस इन्वॉल्व इन लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। उन्होंने ये देखा कि अब हम ये भी देखने लग गए हैं कि वर्कर की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है। तो अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन फिनिशिंग दी पर्टिकुलर टास्क वर नोटेड। पहले तो वो टाइम नोट करते थे, सिर्फ उन्हें इस काम से मतलब था क्या काम आप कर रहे हैं और उस काम को करने में कितना समय लग रहा है। तो यहाँ किस पर फोकस किया गया था, एक्टिविटीज़ पर प्लस, क्योंकि आपने एक्टिविटीज़ नोट की। अभी तक मुझे ये पता चला कि वो एक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। जो रिवॉल्यूशन था, कंपनी ने पहले ये जाना कि एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं प्लस कितना टाइम लग रहा है, ये चीज़ ही तो पता चली अभी तक। अब दूसरी बार क्या हुआ, जब 1 साल बीत गई, अब उन्होंने एक नई अप्रोच लाया। उन्होंने ये कहा कि हम ये देखते हैं कि वर्कर्स की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, तो कितना उन्हें रेस्ट इंटरवल भी देना चाहिए एक काम को कंप्लीट करने के बाद, ये उन्होंने नोट किया। तो दूसरी चीज़ में उन्होंने क्या नोट किया कि भाई रेस्ट इंटरवल भी देना चाहिए उन्हें वर्कर्स को, ताकि वो थोड़ा सा रिफ़्रेश महसूस करें और काम को कर पाएँ। तो उससे क्या हुआ, कंपनी ने रेस्ट इंटरवल पता कर लिए तो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। क्योंकि हर आप एक आदमी को मशीन की तरह काम कराते जाएंगे तब आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन हाई होगा, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है। भाई कुछ टाइम के बाद जब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो आप थोड़ा टाइम के बाद उसको थोड़ा रेस्ट भी दीजिए। तो इसको करने के लिए उन्होंने रेस्ट इंटरवल को स्टडी किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर वो एक नई चीज़ ले आए। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम रिवॉर्ड देंगे एफिशिएंट वर्कर को, मतलब डिफरेंट रेंज ऑफ फेस पेमेंट डिसाइड करेंगे उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड से अब परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने किस बात पर बात की, तीसरा कि डिफरेंट बेस पेमेंट, इसकी बात की। अभी यही तो किया, मतलब हर नए साल के साथ वो एक नई अप्रोच लेकर आए। और वो कितनी अप्रोच थी, 3। पहले उन्होंने एक्टिविटीज़ को नोट करना शुरू किया और प्लस टाइम, कि हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो और उसमें कितना समय लग रहा है। तो आप बच्चों याद करो कि साइंटिफिक टेक्निक में ऐसी कौन सी स्टडी थी इसमें हम टाइम नोट करते थे, वो थी बच्चों टाइम स्टडी। तो पहली कौन सी अप्रोच हो गई, टाइम स्टडी। और सेकेंड, रेस्ट इंटरवल किसमें देखते थे, जिसमें हम ये देखते थे कि एक वर्कर को कितना टाइम देना चाहिए रेस्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क करने के बाद, वो थी आपकी फैटिग स्टडी। तो ये हो गई। और थर्ड बहुत ईजी है, जिसमें हम डिफरेंट वेज रेट रखते थे कि जो स्टैंडर्ड से अबव पेमेंट करेगा उसे ज़्यादा पेमेंट देंगे। वो क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो इस पूरी केस स्टडी में फॉलो हो रहे हैं। देखो कितना इजी था, बस आप लिखते चले गए कि पहले में मुझे ये हाईलाइटेड लगा, दूसरे में ये थी, उसके बाद भाई जब सारा पढ़ लिया, हाईलाइटेड भी लिख ली लाइन्स, की पॉइंट्स भी लिख लिए, उसके बाद रिलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ये रहा टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स। ये भी भाई यही जानना चाह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की 2 टेक्निक बता दीजिए जो संध्या के द्वारा पता की गई। तो हमें क्या करना है भाई, 2 साइंटिफिक टेक्निक पता करनी है। चलो उसको पढ़ना शुरू करें, लेकिन किसके द्वारा, संध्या के द्वारा। ठीक है। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन
रिटर्न टू इंडिया, कि भाई एक संचित नाम का लड़का होगा जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया था, वो भी स्वीडन से, अब वो इंडिया लौट रहा है। ठीक है भैया, इसमें तो कुछ ऐसी लिखने वाली या हाईलाइट करने वाली बात नहीं है। और उसने एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है अरोमा कॉफ़ी कैन, मतलब एक कॉफ़ी शॉप चला रहा है, वो भी दिल्ली में, और एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करने के बाद। ठीक है, द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफ़ी शॉप, जो ये कॉफ़ी शॉप है ना, उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसमें कॉफ़ी की जो अरोमा है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि स्पेशल अरोमा ऑफ द कॉफ़ी, ये स्पेशलिटी है, ये हाईलाइटेड है। ठीक है, क्योंकि उसमें वाइड वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स भी हैं। वाइड मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो बनाता है उसकी अरोमा भी बहुत अच्छी है और कई सारे फ्लेवर्स हैं। ठीक है, द बिजनेस फॉर नाइदर, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि बिजनेस ना तो प्रॉफिटेबल हुआ ना ही पॉपुलर हुआ। दूसरी चीज़ ये मिली, एक बंदा जो स्वीडन से पढ़कर आया, उसका उसने अपनी दिल्ली में कॉफ़ी शॉप खोली, तो कॉफ़ी शॉप में लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स ये रहा कि जो अरोमा बहुत अच्छी है और आपके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो दो उसकी स्पेशलिटी हो गई। और उसके बाद ये देखा गया कि बिज़नेस फिर भी चल नहीं रहा है और पॉपुलर भी नहीं है। तो क्या रीज़न है भाई? संचित वॉज कीन, बहुत उत्सुक था रीज़न पता करने के लिए कि भाई जब मेरे पास फ्लेवर्स हैं, स्पेशल अरोमा है, तब भी मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। तो उसने क्या किया भाई, संध्या को अपॉइंट कर दिया, जिससे हमें बतानी है टेक्निक, जो कि एक MBA है जो कॉलेज से कर आई है। उससे पूछा गया कि आप बताइए कि क्या रीज़न है। अब संध्या आई, वो तो भैया एक MBA की हुई बंदी है, तब उससे पूछा रहा है कि रीज़न पता करो, और हमें यही पता करना है कि संध्या के द्वारा कौन सी टेक्निक हुई। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा हुआ है, यही तो। चलो स्टार्ट करते हैं। संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आते थे वो उनसे फीडबैक लेती थी, और तब उसने ये पता किया कि उन्हें जो भी कस्टमर आ रहा है उन्हें अरोमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़ जो ये बोलता था कि स्पेशलिटी हमारे यहाँ की क्या है, स्पेशल अरोमा प्लस वैरायटी, यही तो कहता था। एक तो अरोमा बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की, प्लस वैरायटी, ये दो चीज़ें उसे लगती थी कि बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा है। तो संध्या ने जब उनका फीडबैक लिया तब पता चला कि भाई उन्हें अरोमा तो बहुत पसंद है, इसका मतलब ये तो नंबर 1 है। लेकिन वो हैप्पी नहीं है, जो क्लाइंट हैप्पी नहीं है इस बात से कि लॉन्ग वेटिंग टाइम बीइंग टेकन टू प्रोसेस दी ऑर्डर, मतलब वेटिंग टाइम जो है ऑर्डर प्रोसेस करने का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक ऑर्डर देने के बाद जब आपको कॉफ़ी रिसीव हो रही है तो भैया उसमें बहुत समय लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं किससे हैप्पी नहीं है, टाइम से वो खुश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी एनालाइज्ड एंड फाइंड आउट दैट, उसने एनालाइज किया और पता किया कि कहीं सारे अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं बिटवीन विच कुड बी एलिमिनेटेड। उन्होंने ये बोला कि जो समय इतना लंबा लग रहा है ना, उसमें कई सारी अननेसेसरी चीज़ें उनको उसने रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग दी ऑर्डर। जो एक ऑर्डर को प्रोसेस होने में जो इतना समय लग रहा था जिससे क्लाइंट अनहैप्पी थे, तो उसने वो सारी रीजंस पता किए और उसने जो अननेसेसरी स्टेप जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो उस टाइम को और डिले कर रहे थे, उनको हटा दिया ताकि टाइम कम लगे, और एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया। तो भाई इसमें आप बताइए कि उसने क्या किया। शी ऑल्सो रियलाइज दैट, उसने ये भी रियलाइज़ किया कि वहाँ बहुत सारे जो फ्लेवर्स थे उनकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, जो कि संचित को लगता था कि भाई मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, ये मेरा प्लस पॉइंट है। लेकिन संध्या ने जब पता किया ना, तो ये पता चला कि भाई वो जो आपके फ्लेवर्स हैं उनकी तो डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि जब उनकी डिमांड ही नहीं है, देखो आप, डिमांड वॉज नॉट इनफ, डिमांड नहीं थी, तब उसने डिसाइड किया कि हम उन सारे फ्लेवर्स की सेल करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब जो संचित को लगता था कि अरोमा वैरायटी बढ़िया है, तो उसमें सिर्फ अरोमा बढ़िया है, वैरायटी बढ़िया नहीं थी। तो इसमें क्रॉस, अरोमा अच्छी थी और टाइम बहुत ज़्यादा था, तो उसको संध्या ने सही कर दिया थ्रू दी स्टैंडर्ड। अब आपको बताना है एज अ रिजल्ट विद इन शॉर्ट पीरियड संध्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट दी कस्टमर, और रिजल्ट ये रहा कि जो भी कमियां थी उसे संध्या ने दूर किया और कस्टमर फिर से आने लगे। तो बच्चों बताओ इसने क्या किया। पहली चीज़ उसने ये की कि उसने ये पता कर लिया कि भैया टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए और सारी अननेसेसरी स्टेप को हटा दिया जाए। तो उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया। तो उसने किस चीज़ की स्टडी की कि टाइम से ही तो सेटिस्फाइड नहीं था, तो किस चीज़ की स्टडी की, टाइम स्टडी, जिसमें उसने टाइम को कम करने की कोशिश की। तो पहला टेक्निक जो यूज़ की वो है टाइम स्टडी। अब दूसरी कौन सी यूज़ की,
उससे ये बोला गया कि भाई हमारे यहाँ की उस संचित को लगता था कि वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स हमारे यहाँ की पहचान है, लेकिन जब क्लाइंट से संध्या ने बात की तो ये पाया गया कि भैया उन फ्लेवर्स की तो कोई सेल ही नहीं है, ना उनकी कोई डिमांड है। इसका मतलब इतनी वैरायटी रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर संध्या ने क्या किया, उन सारी वैरायटी को ख़त्म कर कर एक चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी, मतलब कुछ ही मतलब फ्लेवर रखे, एक सिंपल कॉफ़ी रखी जो क्लाइंट पसंद करते थे। जो काम था उसमें क्या जोड़ दिया, सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चों ये 2 टेक्निक थी जो यहाँ संध्या के द्वारा यूज़ की गई, जो कि आपको साइंटिफिक टेक्निक में पढ़ाई गई है कि यहाँ टाइम से सेटिस्फाई नहीं थे तो टाइम की स्टडी की ताकि टाइम को कम कर सके, और चीज़ें जो वैरायटी ऑफ फ्लेवर जिनका कोई यूज़ नहीं था ना उनकी कोई डिमांड थी उनको हटाकर चीज़ों को सिंपल रखा, तो सिंप्लीफिकेशन कर दिया वर्क का। तो ये 2 टेक्निक थी जो यहाँ संध्या के द्वारा यूज़ की गई। चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये भी भैया यही पूछ रहा है कि साइंटिफिक टेक्निक बता दो कि कौन सी यहाँ डिस्कस की गई है। चलो देखते हैं। एक साइंटिस्ट है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑपरेशन एस्पेक्ट स्टडी ऑल दी स्टेप्स। मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें एक साइंटिस्ट काम करता है, इसीलिए काम कर रहा है वो ताकि वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट को बेटर कर सके, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में उसको ईजी कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है भैया, इसीलिए कर रहा है। ही वेरी अटेंटिवली नोटिस, उसने जब ये कर रहा था तो उसने नोटिस किया ऑल शॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट, मतलब उसने जब अभी उसने क्या किया है, अभी तो उसने अपना मोटिव बताया है कि मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ इस पर्पज़ से ताकि मैं ऑपरेशन प्रोसेस को अच्छा कर सकूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब वो ये काम कर रहा था तो उसने नोटिस किया सारी तरीके की मूवमेंट्स को जो हो रही हैं टू अराइव एट द सिंपलर वे ऑफ डूइंग ऑल दी एक्टिविटी पॉसिबल। उसने ये देखा कि मुझे ऑपरेशन को ईजी करना है, बेटर करना है, तो जो भी ऑपरेशन लेवल पर जो भी काम हो रहे हैं तो मैं उन एक्टिविटीज़ को नोटिस करता हूँ। सारी मूवमेंट को उसने नोटिस किया, इसका मतलब नोटिस्ड ऑल शॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट। पहली चीज़, सारी मूवमेंट लिखता जा रहा है। ठीक है, विद हिज हार्डवर्क, अपनी कड़ी मेहनत से वो एबल भी हो गया, योग्य भी हो गया कि वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं उनको 34 से 22 तक ले आया। कहते हैं ना, जैसे अगर आप एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आपने उसमें भाई 10 या 12 स्टेप बता दे कि नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में 10-12 स्टेप लगते हैं, अननेसेसरी चीज़ें ऐड कर दी हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जिसके बिना भी काम हो सकता है। और वहीं एक बंदा आया जो इस प्रोसेस को ईजी करना चाह रहा है, जो कि हमारा साइंटिस्ट करना चाह रहा है। अब उसने सोचा इसको ईजी कैसे करूँ, तब उसने सारी जो भी मूवमेंट हो रही हैं जो आप स्टेप में बता रहे हैं उन सारे मूवमेंट को नोटिस कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया। फिर बाद में उसने देखा कि भाई इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम उन इतनी सारी जो आपने बिना वजह एक्टिविटीज़ ऐड कर रखी हैं, तो उसने क्या किया 34 एक्टिविटीज़ को 22 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऑपरेशन को, काम करने को और ईजी कर दिया। ठीक है, तो दिस वर्क वॉज एबल टू ब्रिंग डाउन दी लेबर चार्ज। इससे क्या हुआ, लेबर जो बिना वजह लगी रहती थी वो भी पैसे बच गए और जो टाइम लगता था वो भी कम हो गया। अब आप बताइए इसमें कौन सी साइंटिफिक टेक्निक यूज़ की गई। सोचो, उसने क्या कम किया, स्टेप्स, मतलब एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं, जो मूवमेंट आप करते हैं। तो इसमें इसने क्या किया, मूवमेंट में क्या चीज़ की स्टडी की, मोशन स्टडी, मतलब अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाकर जब नेसेसरी चीज़ों की मूवमेंट को ऐड किया जाता है तो उसे बोला जाता है बच्चों मोशन स्टडी। मोशन मतलब आप किस फेज से काम कर रहे हैं, क्या अननेसेसरी स्टेप्स तो इन्वॉल्व नहीं है तो उनको हटाकर नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना बोला जाता है मोशन स्टडी। तो ये था बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज की केस स्टडी का। आई होप आपको सारी केस स्टडी समझ में आई होंगी चैप्टर 2 की लेकिन केस स्टडी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको चैप्टर 2 से रिलेटेड सारी केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे लगे। बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली। तो चलिए अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे केस स्टडी क्वेश्चन। और आई होप जैसा हमने अभी इसको रिजॉल्व कर रहे हैं सारी केस स्टडी को, ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप बच्चों खुश रहो और मस्त रहो और माता पिता का नाम रोशन करते रहो और हमें भी प्राउड होने का मौका दो। ठीक है, चलो फिर बच्चों मिलते हैं और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम, आपको बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।